हेलो फ्रेंड्स, जॉनटेक डिजिटल क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज हम BCTQ सीरीज़ में थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, जिसको हम स्ट्रक्चर एनालिसिस भी बोलते हैं, उसके सब्जेक्ट्स के साथ यहाँ पर आपके सामने हैं। तो आज हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी ऑफ प्लेन फ्रेम। प्लेन फ्रेम का मतलब ये है कि 2 डायमेंशनल है। शॉन इन फिगर, ब्रैकेट में लिखा है डिसरिगार्डिंग दी एक्सियल डिफॉर्मेशन। हमें एक्सियल डिफॉर्मेशन को डिसरिगार्ड करना है ऑफ द मेंबर, जितने मेंबर है उनके एक्सियल डिफॉर्मेशन हमें नेग्लेक्ट करने हैं। ठीक है, अब अगर हम जनरलाइज फॉर्मूला देखें डीके का, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है डीके इक्वल टू 3J माइनस RE प्लस समेशन ऑफ स्मॉल m माइनस 1 माइनस का कैपिटल M। ठीक है, ये जनरलाइज फॉर्मूला है। इसमें से जो जो चीज़ प्रेजेंट होगी उसको हम यूज़ करेंगे, बाकी को हम जीरो कर देंगे। अगर इसमें हम देखें, J है हमारे नंबर ऑफ जॉइंट्स, RE है हमारी नंबर ऑफ रिएक्शंस, स्मॉल m है हमारा नंबर ऑफ मेंबर्स connected to the release and M है हमारा नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है, J इज द नंबर ऑफ जॉइंट, R इज द नंबर ऑफ रिएक्शंस, स्मॉल m होगा नंबर ऑफ मेंबर कनेक्टेड टू दी रिलीज। कोई इंटरनल मेंबर में रिलीज है, बेंडिंग मूवमेंट, शेयर फोर्स या एक्सेल थ्रस्ट, तो उससे जितने मेंबर कनेक्टेड है वो यहाँ पर होगा, और m होगा नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कोई रिलीज आपको गिवन नहीं है इसमें। ठीक है, कोई भी रिलीज नहीं है, तो इसमें से जो हमारा ये वाला पोर्शन है ये आपका 0। ये तीनों चीजें अवेलेबल है। ये तब आप यूज करते हो जब आपके मेंबर्स आर एक्सियली रिजिड वाली कंडीशन है। कई बार एग्जाम ऐसा होगा क्वेश्चन में कि आपको मेंबर्स आर एक्सियली रिजिड वाली या कंडीशन गिवन नहीं होगी, फिर भी आपका आंसर उसी से ही मैच होगा। ठीक है, तो ये तो आपको चेक करनी है, और ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों ऑप्शन आपके मैच होंगे। अगर दोनों ऑप्शन गिवन है तो फिर ये देखा जाएगा कि मेंबर्स आर एक्सियली रिजिड गिवन है या नहीं है। यहाँ पर गिवन है आपको, तो ये तो यूज करना ही है। ठीक है, अब इसमें हम देखें तो J आपके कितने नंबर ऑफ जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स को हम काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 एंड 4 नंबर ऑफ जॉइंट्स है हमारे पास 4। नंबर ऑफ रिएक्शंस अगर आप देखोगे तो फिक्स सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट पर 3 रिएक्शन जनरेट होती है, तो 3 इधर और 3 इधर, तो आपकी 3 + 3 6। नंबर ऑफ मेंबर्स देखेंगे तो 1 2 एंड 3, नंबर ऑफ मेंबर्स है आपके 3। तो डीके जो होगा 3J माइनस RE माइनस का M, 3 इंटू J आपके 4 माइनस 6 माइनस 3 इज DK। 12 माइनस 6 माइनस 3 ये आपका आएगा 3। ठीक है, तो इसकी जो डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी है या डिग्री ऑफ फ्रीडम है, या हम बोलें कि नंबर ऑफ अनरिस्ट्रेन्ड डिफॉर्मेशन, नंबर ऑफ अनरिस्ट्रेन्ड जॉइंट डिफॉर्मेशन है, वो हमारे कितने 3। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को हमें मैच करना है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन इन लिस्ट। तो लिस्ट 1 में आपके पास मेथड्स के नाम है स्लो डिफ्लेक्शन मेथड, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, मेथड ऑफ 3 मोमेंट एंड कैस्टिग्लियानोस सेकंड थ्योरम। ठीक है, यहाँ पर आपका लिस्ट है फोर्स मेथड एंड डिस्प्लेसमेंट मेथड। ठीक है, तो इनमें से आपको कैटेगराइज करने की कौन से फोर्स मेथड है, कौन से डिस्प्लेसमेंट मेथड है। फोर्स मेथड वो होंगे जिसमें हमारे जो अननोन्स है वो फोर्स होते हैं, इंटरनल रिएक्शंस और एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट मेथड वो होंगे जिसमें हमारे अननोन्स होंगे, जॉइंट डिफॉर्मेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो आपका स्लोप डिफ्लेक्शन, स्लोप डिफ्लेक्शन एंड मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, वो आते हैं हमारे
डिस्प्लेसमेंट मेथड्स में, और जो आपके ये दो मेथड है, मेथड ऑफ थ्री मोमेंट इक्वेशन और इसके साथ में एक गिवन है कैस्टिग्लियानोस सेकंड थ्योरम। ये दोनों मेथड आते हैं आपके फोर्स मेथड में। तो यहां पर हम देखें तो फर्स्ट टू के लिए तो आपका है डिस्प्लेसमेंट मेथड, मतलब ए के लिए 2, बी के लिए भी 2, और जो बाद वाले दो हैं वो हैं आपके फोर्स मेथड, तो सी के लिए 1, डी के लिए भी 1। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो A2, B2, C1 एंड D1, तो फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पर हमारा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 बार AO एंड BO आर यूनिफॉर्म, 2 बार AO एंड BO आर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया A, इनका एरिया जो है वो A है, ईच एंड आर हिंज्ड एट O वाले पॉइंट पर हिंज्ड है, शोन इन फिगर। द लोड W इज अप्लाइड एट O पर आपने लोड W लगाया हुआ है। द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ O विल बी, O का वर्टिकल डिफ्लेक्शन क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर हमें O वाले पॉइंट का वर्टिकल डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। वर्टिकल डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो सबसे इजी वाला मेथड होता है वो होता है हमारे पास कैस्टिग्लियानोस सेकंड थ्योरम। कैस्टिग्लियानोस सेकंड थ्योरम का हम यहाँ पर यूज करेंगे। कैस्टिग्लियानोस सेकंड थ्योरम ये बोलती है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू एनी फोर्स इज इक्वल टू द डिफ्लेक्शन एट दैट पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स। ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी का पार्शियल डेरिवेटिव किसी फोर्स के रेस्पेक्ट में आप करोगे तो उस फोर्स की जहां पर वो फोर्स लगा हुआ है और उसकी डायरेक्शन में ही आपको क्या मिल जाएगा, डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसको अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो डेल यू बाई डेल डब्ल्यू हमें चाहिए, वो बता देगा आपको डेल्टा ओ वी। ओ वाले पॉइंट का वर्टिकल डिफ्लेक्शन, आपसे क्या पूछा, वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ ओ विल बी। ठीक है, अब स्ट्रेन एनर्जी किस किस में स्टोर होगी, जैसे ही हमने यहाँ W लगाया OA और OB दोनों में डिफॉर्मेशन होगा, डिफॉर्मेशन होते ही इनमें स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है, लोड कैसा होगा, ये आपका ट्रस है और इस ट्रस में जो लोड ट्रांसफर होते हैं वो होते हैं आपके एक्सियल फोर्स, और एक्सियल फोर्स की वजह से अगर हम स्ट्रेन एनर्जी को डिस्कस करें तो स्ट्रेन एनर्जी अगर एक्सियल फोर्स के से हम देखें तो ग्रेजुअली लोड के लिए ये हमारा P है, ये हमारा यहाँ पर डेल्टा है, तो जो U होता है हमारा वो होता है वर्क डन टू स्ट्रेनिंग ए मटेरियल, और यहां पर वर्क डन कितना हो रहा है, यहां वर्क डन हो रहा है P लोड तक, डेल्टा आपका डिफ्लेक्शन हो गया, तो इस ट्राइंगल का एरिया, इस P डेल्टा कर्व का जो नीचे वाला एरिया है पूरा, तो हाफ P इंटू दी डेल्टा। ठीक है, हाफ P, डेल्टा कितना होगा, एक्सियल फोर्स की वजह से अगर आपने किसी रोड पर P का एक्सियल फोर्स लगाया है तो उसका कुछ डिफ्लेक्शन होगा, और वो डेल्टा होता है PL अपॉन AE इफ लेंथ इज L एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज A। ठीक है, तो PL अपॉन P स्क्वायर L अपॉन 2E। ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी है। P क्या है, उसमें जो फोर्स आएगा रोड में एक्सियल फोर्स वो आएगा, तो वो फोर्स हमें यहाँ पर निकालना है। इस W की वजह से इन दोनों रोड में जो फोर्स आएगा वो हमारा P होगा, इस वाले के लिए P अलग होगा, उसके लिए अलग होगा, सेम भी हो सकते हैं। फिर हम इन दोनों के लिए जो स्ट्रेन एनर्जी उसको ऐड करेंगे और स्ट्रेन एनर्जी को हम पार्शियल डेरिवेट कर देंगे W के रेस्पेक्ट में, तो हमें डिफ्लेक्शन मिल जाएगा O पॉइंट का वर्टिकल। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले फोर्स निकालना AO और BO मेंबर में, तो हम यहाँ से इसको कट करते हैं। कट करने के बाद में हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे O जॉइंट का। O जॉइंट से दो मेंबर आपके कनेक्टेड है, AO और BO।
तो अभी हमें ये पता नहीं है कि ए और बी ओ में जो फोर्स होगा वो किस नेचर का होगा, तो हम इनिशियल में जो फोर्स है वो टेंसाइल फोर्स मानेंगे। अगर प्लस में हमारी वैल्यू आ जाती है तो टेंशन ही है, और अगर माइनस में आ जाती है तो हमारे पास कंप्रेशन फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम ऑफ जॉइंट ओ जॉइंट का इक्विलिब्रियम अगर हम लें तो ओ जॉइंट ये हमारा ओ जॉइंट से कनेक्टेड है W, यहाँ से एक लोड पास हो रहा है P बी ओ में बोल रहा हूँ इसको, यहाँ से जो पास हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं P ए ओ, और जो एंगल है वो 45 डिग्री है। इधर भी आपका एंगल 45 डिग्री है। ठीक है, और यहाँ से हमारा वर्टिकल एक्सिस, तो ये भी आपका एंगल कितना हो गया 45 डिग्री, ये वाला भी 45 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास अननोन कितने, दो अननोन है, पी ए ओ पी बी ओ, और ट्रस के किसी भी जॉइंट पर हम दो कंडीशन लिख सकते हैं, समेशन ऑफ एफ एक्स जीरो, एक्स डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेज हैं उन सबका समेशन जीरो, समेशन ऑफ एफ वाई जीरो, वाई डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेज हैं उन सबका समेशन जीरो। तो समेशन ऑफ एफ एक्स जीरो, एक्स डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेज हैं उन सबका समेशन जीरो। एक्स डायरेक्शन में अगर हम देखें तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और पी ए ओ, और पी ए ओ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और पी बी ओ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा एक्स डायरेक्शन में है, तो वो कितना होगा, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो पी ए ओ इधर लग रहा है, पी बी ओ उस तरफ लग रहा है, तो पी ए ओ cos 45 डिग्री माइनस पी बी ओ cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 0, पी ए ओ इज इक्वल टू पी बी ओ, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, नेक्स्ट वाली इक्वेशन हम लगाएंगे, समेशन ऑफ एफ वाई जीरो, वाई डायरेक्शन में देखें तो इसका भी वर्टिकल कंपोनेंट इसका भी वर्टिकल कंपोनेंट पी ए ओ पी बी ओ के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा 2 पी ओ कोस 45 डिग्री, और W लग रहा है आपका अपोजिट डायरेक्शन में, तो 2 पी ए ओ कोस 45 डिग्री माइनस W इज इक्वल टू 0, तो पी ए ओ इज इक्वल टू W बाई 2 इंटू दी कोस 45 डिग्री। ठीक है, पी ए ओ इससे हमारा हो जाएगा W बाई 2 इंटू 1 बाई रूट टू आपका ऊपर जाएगा, √2 W बाई 2, और √2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो पी ए ओ इज इक्वल टू 2 बाई √2। ठीक है, इतना आपका लोड यहाँ पर लग रहा है, इतना लोड आपके दोनों मेंबर में है, ए ओ और बी ओ में। ठीक है, अब हमें लोड पता चल गया, अब हम लिखेंगे स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी होती है पी स्क्वायर एल अपॉन 2a, दो मेंबर है, दोनों मेंबर में लोड सेम है, तो एक मेंबर के लिए पी एल इज पी स्क्वायर एल अपॉन 2a, ऐसी दो हैं तो मल्टीप्लाइड बाई 2, और उसके बाद में हम पार्शियल डेरिवेट कर देंगे स्ट्रेन एनर्जी को, किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू W। तो हमें उस पॉइंट पर जिस पर W लग रहा है उसी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन मिलेगा, किसकी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपका W लग रहा है। ठीक है, तो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू लोड W, तो इसको हम बोल रहे हैं U, ये हो जाएगी U ए ओ प्लस U बी ओ, तो U ए होगा पी स्क्वायर एल अपॉन 2a प्लस पी बी ओ स्क्वायर एल अपॉन 2a, दोनों की वैल्यू सेम है आपकी, तो हम क्या करेंगे 2 इंटू W बाई √2 का स्क्वायर इंटू एल अपॉन 2a कर देंगे। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट, √2 का स्क्वायर होगा 2 के इक्वल, तो यह आएगा आपका W स्क्वायर एल अपॉन 2a।
ये 2 से 2 कैंसिल आउट, इसका जो स्क्वायर होगा वो √2 का स्क्वायर होगा 2 नीचे, ये आपकी टोटल u है। हमें क्या चाहिए, डेल्टा ओ वी, वी पे वर्टिकल, ओ वाले पॉइंट का वर्टिकल डिफ्लेक्शन वो किसके इक्वल लिखा था हमने, डेल यू बाई डेल डब्ल्यू। तो डेल यू बाई डेल डब्ल्यू करेंगे तो 2WL, डब्ल्यू स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा 2WL इंटू 2AE, 2 से 2 कैंसिल आउट तो वैल्यू आएगी WL अपॉन AE। अब यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखें तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट वाले क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। सॉल्यूशन हमने एक्सप्लेन करने के लिए वो इतना लेंथी सॉल्यूशन हुआ, जबकि इतना बड़ा सॉल्यूशन है नहीं। और ये कई बार इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं, आपसे यहाँ से डब्ल्यू की जगह कोई मैग्नीट्यूड रख लेंगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और स्टैंडर्ड रिजल्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर द कंटिन्यूअस बीम शोन इन फिगर the influence line diagram for support reaction at D is best represented। आपको एक कंटिन्यूअस बीम गिवन है और आपसे पूछा है कि D वाले सपोर्ट पे जो रिएक्शन होगी उसके लिए ILD इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम इन ऑब्जेक्टिव इनमें से कौन सी वाली आपकी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लगाएंगे म्यूलर ब्रेसुलर प्रिंसिपल। जब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है तो म्यूलर ब्रेसुलर प्रिंसिपल बोलता है कि जिस स्ट्रेस फंक्शन के लिए आपको ILD बनानी है, आप सबसे पहले उस स्ट्रेस फंक्शन को रिलीज करो और उस स्ट्रेस फंक्शन की डायरेक्शन में अगर आप यूनिट डिफॉर्मेशन दोगे तो जो डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ बीम होगा वो आपकी ILD होगी। और यूनिट डिफॉर्मेशन आपको इस तरीके से देना है कि और किसी भी स्ट्रेस फंक्शन की डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो हम इस बीम को फिर से बनाएं। ये आपका बीम है, सपोर्ट कंडीशन में ए सपोर्ट, L डिस्टेंस पर बी सपोर्ट है, बीच में एक आपका हिंज है, बी और सी के बीच की डिस्टेंस है L/2 और L/2 पर ही आपका D वाला सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट। ठीक है, इस तरीके का आपका बीम है। हमें D वाली रिएक्शन के लिए ILD फॉर्म करनी है। D वाली रिएक्शन के लिए अगर आप ILD फॉर्म करोगे तो इसके लिए ये A सपोर्ट, ये B सपोर्ट और CBA। D के लिए आपको ILD फॉर्म करनी है तो हमें D पर जो रिएक्शन है उसके लिए ILD फॉर्म करनी है, तो हमें D की जो रिएक्शन जिस रिस्ट्रेन की वजह से आ रही थी उसको रिलीज करना होगा। और उसको रिलीज करने के लिए हमने क्या करा, D पे से सपोर्ट को हटा दिया। अब हम D को यूनिट डिफॉर्मेशन देंगे, ये डेल्टा इक्वल टू 1 हमने यूनिट डिफॉर्मेशन इस पॉइंट को दे दिया। अब इस तरीके से मूव करवाना है कि जो आपका डिफॉर्मेशन है वो उसी स्ट्रेस फंक्शन की डायरेक्शन में हो जिसके लिए आपको ILD बनानी है, और उसके अलावा किसी भी स्ट्रेस फंक्शन की डायरेक्शन में ना जो डिफॉर्मेशन है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं यहां से देखूं तो ये वाला, ये यहां से तो आपका पुश होगा क्योंकि यहां पर आपका रिलीज है, हिंज है यहां पर, तो मोमेंट आपका रिलीज है, बीम यहां से मुड़ सकती है। ठीक है, अब अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो एक ऑप्शन ये हो सकता है, लेकिन ये ऑप्शन क्यों सही नहीं, क्योंकि बी वाले पॉइंट पर से डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए था। ए वाला यहां पर है तो इस तरीके से रोटेट तो कर सकता है, लेकिन इस रोटेशन, ये रोटेशन अगर होगा तो उसकी वजह से बी में ये वाला डिफॉर्मेशन, बी वाला पॉइंट नीचे की तरफ पुश हो जाएगा। ये पॉसिबल हमारे लिए नहीं है। ठीक है, और अगर हम देखें एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, इस पॉसिबिलिटी में क्या होगा कि फिर से बी से आपकी बीम, जो बी वाले पॉइंट है वहां से बीम आपकी मुड़ रही है, वो मुड़ना, वो बैंड होना आपका अलाउ नहीं है। अगर आपको कंफ्यूजन हो कि भाई यहाँ पर तो सर
रोलर सपोर्ट है, तो रोलर सपोर्ट का मतलब ये होगा कि जब मिड में आपका रोलर सपोर्ट आता है, तो मिड में रोलर सपोर्ट आने का मतलब उस रोलर पे से बीम इस तरीके से रोटेट हो सकती है, ठीक है, ना कि इसके अबाउट आपकी मुड़ेगी, बीम आपकी स्ट्रेट ही रहेगी, लेकिन ये वाला मूवमेंट आपका पॉसिबल है। यहां पर क्या आ रहा, ये वाला मूवमेंट नहीं होकर के सिर्फ बी वाले पॉइंट से बीम आपकी मुड़ रही है, ठीक है, तो ये वाला भी आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ओनली एक ही पॉसिबिलिटी है जिसमें हमारा डी को छोड़ के और किसी भी स्ट्रेस फंक्शन की डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन ना आए, वो हमारा क्या है कि सी वाले पॉइंट पर से तो आपकी बीम रोटेट हो सकती है, क्योंकि सी पर आपको हिंज गिवन था और यूनिट डिफॉर्मेशन हम इस जगह दे दें, ठीक है। तो इसके लिए जो करेक्ट आईएलडी होगी, वो करेक्ट आईएलडी हमारी है सी वाला ऑप्शन, जिसमें हमने यहाँ पर यूनिट डिफॉर्मेशन दिया और सी वाले पॉइंट से ये रोटेट हो गई। और ऑप्शन अगर हम देखें, अगर आप ए ऑप्शन की बात करेंगे हम, तो ए वाले ऑप्शन में बी पे भी डिफॉर्मेशन आ रहा है, ये आपका बी पर डिफॉर्म होना अलाउ नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं है। ये वाला अभी हमने देख ही लिया कि बी पर से मुड़ना अलाउ नहीं है। यहाँ अगर आप देखोगे तो बी पर से तो वो डिफॉर्मेशन हो रहा है हिंज के अबाउट, वो तो आपका पॉसिबल है, इस तरीके से डिफॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन ये ऐसा शेप बनने पर ये वाला ए वाले पॉइंट से नीचे की तरफ चला गया और ए वाले पॉइंट पर डिफॉर्मेशन अलाउ नहीं है, क्योंकि आईएलडी जो आपका मेलर-ब्रिस्ले प्रिंसिपल है उसका कॉन्सेप्ट ही यही है कि जिस स्ट्रेस फंक्शन के लिए आपको आईएलडी बनानी है उसके अलावा और किसी भी स्ट्रेस फंक्शन की डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, जब तक कि वो आपका अलाउ ना हो। जैसे सी वाले पॉइंट पर हमें रोटेशन अलाउ था, तो सी वाले पॉइंट से तो बीम आपकी मुड़ सकती है, ठीक है, लेकिन और किसी भी पॉइंट के अबाउट बीम आपकी नहीं मुड़ेगी। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्लोप, स्लोप पूछा है एट द एंड ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम है ऑफ स्पैन 2 मीटर एंड लोड 5 kg पर यूनिट लेंथ ओवर द एंटायर स्पान। एक आपको सिंपली सपोर्टेड बीम गिवन है और सिंपली सपोर्टेड बीम पर आपका यूडीएल लगा हुआ है 5 kg पर मीटर का, और जो आपका स्पैन है वो है 2 मीटर का, और आपसे पूछा है कि स्लोप एट द एंड ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, जो आपका स्लोप होगा इस लोड की वजह से बीम इस तरीके से बेंड करेगी, तो ये आपसे थीटा पूछा है, थीटा ए, और सेम यहाँ पर थीटा बी, ठीक है। तो थीटा ए या थीटा बी दोनों सेम होंगे क्योंकि सिमेट्री है। तो जो आपका थीटा ए होता है WL³/24EI के इक्वल होगा, ठीक है, स्टैंडर्ड रिजल्ट से ये तो आपको याद होनी चाहिए। W की वैल्यू कितनी है 5, L हो जाएगा 2³ डिवाइडेड बाई 24EI, ठीक है, 2³ होगा 8, 5 × 8 डिवाइडेड बाई 24EI, 8 से 24 3 टाइम्स आपका कैंसिल आउट होगा, तो थीटा ए और थीटा बी होगा आपका 5/3/EI, ठीक है। ऑप्शंस यहाँ पर आप देखोगे तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो कई बार इस तरह के काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन आपको हर स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए डिफ्लेक्शन पता होना चाहिए। क्वेश्चन इज फॉर बीम शोन इन फिगर 1 एन इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम इज शोन इन फिगर 2 दिस रेफर टू। हमें एक बीम गिवन है और उसके साथ में एक फिगर 2 में हमें इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम गिवन है। अब ये पूछा है हमसे कि जो आईएलडी है वो किस स्ट्रेस फंक्शन के लिए, और हमारे पास 4 ऑप्शन है, हमें उन 4 ऑप्शन में से बताना है कि ये आईएलडी किस स्ट्रेस फंक्शन के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बीम को देखें तो बीम हमारा ओवरहैंग है, 3 सपोर्ट है, एक हिंज सपोर्ट है, 2 रोलर सपोर्ट है। अगर इनकी रिएक्शंस देखी जाए तो हिंज सपोर्ट पर 2 रिएक्शन, रोलर पर 1 और इस रोलर पर 1 रिएक्शन, मतलब टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस तो हमारे पास है 4। एक हमारे पास रिलीज है, हिंज हमारा यहाँ पर रिलीज है, ठीक है। जो डी एस होती है हमारी वो होती है DSI प्लस DSE का समेशन, एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी प्लस इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी का समेशन, और जो DSE होगी आपकी वो होती है RE-3। तो DSE अगर मैं देखूं तो 4-3 मेरी 1 आ रहा है। DSI हमारा होगा 3C माइनस समेशन ऑफ M-1। 3C में C तो आपके नंबर ऑफ लूप, क्लोज्ड लूप,
और जो स्मॉल m है ये होगा नंबर ऑफ मेंबर कनेक्टेड टू दी रिलीज। यहाँ पर रिलीज कितना है, एक रिलीज है, उससे कितने मेंबर कनेक्टेड है, 2। और क्लोज लूप हम देखें तो क्लोज लूप कोई अवेलेबल नहीं है। तो डी एस आई इज इक्वल टू माइनस का 2 माइनस 1, कितने मेंबर कनेक्टेड है, 2। और समेशन का मतलब ये है कि कितने ऐसे रिलीज है, तो एक ही रिलीज है हमारा, तो 2 माइनस 1, तो इससे आ रही है हमारी -1। और जो टोटल डीएस हम देखें तो वो आएगी 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि डीएसई तो आपकी +1 थी, डीएसआई आपकी -1 थी, जो टोटल आपका 0। मतलब ये स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, और स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है तो इसका मतलब ये है कि इसकी जितनी भी आईएलडी आएगी वो सारी लीनियर आएगी। ठीक है, अब हम बारी बारी से चेक करते हैं। इसके लिए हमने डायग्राम्स बनाए हुए हैं पहले से, और यहाँ पर हिंज है, इसमें भी है, CD के बीच में एक हिंज है और CD के बीच में एक हिंज है। ए ऑप्शन हम देखें तो रिएक्शन रिएक्शन ए वाले पॉइंट पर जो रिएक्शन आएगी उसके लिए आईएलडी, तो पहली बात ए वाला आपका फ्री पॉइंट है, यहाँ पर कोई भी रिएक्शन डेवलप नहीं होगी तो कोई आईएलडी बनेगी भी नहीं, तो ये वाला तो आपका ऑप्शन वैसे ही गलत है। बी है शेयर फोर्स एट सपोर्ट डी वाले सपोर्ट पर शेयर फोर्स की आईएलडी अगर हम बनाएं उससे मैच हो जाएगी, तो ये ऑप्शन सही होगा। तो अगर डी वाले सपोर्ट पर हम शेयर फोर्स की आईएलडी की बात करें तो हम सबसे पहले क्या करते हैं इसको समझने के लिए कि हम डी से किसी डिस्टेंस पर शेयर फोर्स की आईएलडी बनाते हैं। ठीक है, अब डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी आईएलडी होगी वो सारी लीनियर होगी, कर्वी लीनियर, मतलब बीम का मुड़ना अलाउ नहीं है यहाँ पर। अब मैं अगर यहाँ पर आईएलडी बनाऊँ तो मैं इसको बीम को यहाँ से कट करूँगा, कट करके ये वाला पोर्शन मेरा डाउनवर्ड चला जाता है और ये वाला पोर्शन मेरा इस तरीके से जाएगा क्योंकि आगे वाला फ्री है। ठीक है, ये आगे ये इस वाले पॉइंट पर तो घूमना अलाउ है क्योंकि ये कैसा है, ये हिंज है यहाँ पर, और इससे आगे इससे यहाँ से अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे रोटेट कर दूँ तो ये वाली चीज़ मेरी अलाउ नहीं है क्योंकि ये कैसा बीम है, ये डिटर्मिनेट बीम है। इसका मतलब क्या होगा कि ओनली इसी पोर्शन तक मेरी आईएलडी होगी। मैंने हिंज और डी के बीच में कोई भी एक रैंडम पॉइंट लेकर के उसकी शेयर फोर्स की आईएलडी यहाँ पे बनाई है। अब हम डी पॉइंट की आईएलडी की बात करें तो मैं जैसे जैसे इस तरफ डी की तरफ जाऊंगा तो ये वाला जो ऑर्डिनेट है मेरा, यहाँ वाला ये वाला ऑर्डिनेट बढ़ेगा, ये वाला ऑर्डिनेट मेरा कम होता चला जाएगा, और एक ऐसा टाइम आएगा जब ये वाला ऑर्डिनेट तो 1 के इक्वल होगा और ये वाला यहाँ पर जस्ट 0 हो जाएगा। तो जो डी के लिए मेरी आईएलडी होगी वो होगी मेरी, इस वाले को तो हमने यहाँ तक इंक्रीज कर दिया और ये वाला इस तरीके से, तो ये मेरी डी के लिए आईएलडी होगी, डी पर शेयर फोर्स के लिए, तो ये इससे मैच नहीं होती। नेक्स्ट है बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट बी वाले सपोर्ट पर बेंडिंग मोमेंट की आईएलडी वो हम बनाकर देखते हैं। तो बी वाले सपोर्ट पर अगर मुझे बेंडिंग मोमेंट बनाना है तो यहाँ पर मुझे बीम के अंदर एक हिंज देना पड़ेगा, फिर उस हिंज में मुझे रोटेशन यूनिट रोटेशन देना होगा। ठीक है, तो यूनिट रोटेशन के लिए ये वाला पॉइंट यहाँ पर आएगा, इसके साथ में ये ए पर कोई सपोर्ट नहीं है तो ये भी आपका स्ट्रेट इसी तरीके से उठेगा, और सी में अगर आप देखो तो यहाँ से सी तक जाएगा, यहाँ पर बीम आपका रोटेट होना अलाउ है क्योंकि हिंज है, तो ये होगा और इस तरीके से ये वाला शेप होगा। ठीक है, तो ये भी हमारे ऑप्शन से मैच नहीं होता, जो क्वेश्चन यहाँ पर जो आपका फिगर 2 में गिवन है उससे मैच नहीं होता। ये है आपकी आईएलडी फॉर बेंडिंग मोमेंट एट बी। ठीक है, तो शुरू के 3 ऑप्शंस तो आपके सही नहीं, मतलब डी वाला ऑप्शन सही होगा, शेयर फोर्स एट सेक्शन XX। ठीक है, XX सेक्शन पर अगर शेयर फोर्स के लिए बनाएं, X वाला सेक्शन है आपका B और C के बीच में, तो इस सेक्शन पर मुझे अगर आईएलडी बनानी है तो मैंने यहाँ से कट किया, कट करके ये एक डिफॉर्मेशन, ये इस तरीके से यहाँ से बीम रोटेट होगा और ये वाला शेप मेरा आएगा। ठीक है, ये आपका अब इससे मैच हो रहा है। हम जो साइन कन्वेंशन लेते हैं उससे अपोजिट साइन कन्वेंशन थी, इसलिए जस्ट उल्टा बन रहा है। ये वाली चीज़ ऊपर है, ये वाली चीज़ नीचे है, ये वाली चीज़ ऊपर है, फिर ये वाली चीज़ आपकी नीचे की तरफ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट होगा, ये जो आपका फिगर 2 है ये होगा शेयर फोर्स एट सेक्शन XX। ठीक है, बाकी सभी ऑप्शन के लिए हमने यहाँ पर आईएलडी को बना करके देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर डिटरमाइनिंग द फोर्स इन AB मेंबर में अगर आपको फोर्स निकालना है ऑफ ट्रस्ट शोन इन गिवन फिगर बिलो बाय मेथड ऑफ सेक्शंस, मेथड ऑफ सेक्शन से AB में अगर मुझे फोर्स निकालना है, द सेक्शन इज मेड टू पास थ्रू AB AD ED, सेक्शन आपका पास होगा AB AD और ED से,
एंड द मोमेंट्स आर टेकन अबाउट, तो फिर हम मोमेंट्स किसके अबाउट लेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मेथड ऑफ सेक्शन क्या होता है। तो जब किसी पर्टिकुलर मेंबर के लिए आपको फोर्स निकालना होता है तब हम मेथड ऑफ सेक्शन यूज करते हैं, और जब आपको सभी मेंबर्स में फोर्स निकालना होता है तब हम मेथड ऑफ जॉइंट यूज करते हैं। ये क्वेश्चन आपका मेथड ऑफ सेक्शन से है। इसमें ऐसा बोला गया है कि जो ए बी मेंबर है उसमें अगर आपको फोर्स निकालना है और हमने सेक्शन कट किया जिसमें ए बी, ए डी और ई डी कट हो रहे हैं, तो आप किस पॉइंट के अबाउट इसका मोमेंट लोगे। ठीक है, तो हम जैसे हमने सेक्शन कट किया तो दो पोर्शन हुए आपके, एक सेक्शन के राइट वाला, एक सेक्शन के लेफ्ट वाला, और जो दोनों कटने के बाद में जो सेक्शन है वो आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे। तो अगर हम इस कट सेक्शन को अलग करें तो जैसे ये वाला मेरा, इस सेक्शन में मेरा एक ए बी मेंबर कट हुआ, पी ए बी, एक मेरा पी ए डी कट हुआ, और एक मेरा हो रहा है पी ई डी। ये तो है LHS ऑफ सेक्शन। नेक्स्ट वाला हम बनाएंगे RHS ऑफ सेक्शन। RHS ऑफ सेक्शन के लिए ये यहां से ये कट हुआ, पी ए बी इधर, पी ए डी एंड पी ई डी, ये मेरा RHS ऑफ सेक्शन। और यहाँ पर आपका लोड लग रहा है 1 टन, यहाँ लग रहा है 100 टन। ठीक है, तो सेक्शन के राइट हैंड साइड और सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड वाला हमने डायग्राम यहाँ पर बना लिया। हमें पी ए बी फाइंड आउट करना है। पॉइंट्स अगर लिखे यहाँ पर तो ए बी सी डी ई। ठीक है, मुझे पी ए बी में फोर्स फाइंड आउट करना है, और बोला ये गया है कि पी ए बी में फोर्स फाइंड आउट करने के लिए आप किसके अबाउट मोमेंट लोगे। ठीक है, तो इस सेक्शन में अगर आप देखो तो यहां से 3 मेंबर कट हो रहे हैं और मुझे इस तरीके से मोमेंट लेना होगा कि मेरा सिर्फ एक ही अननोन बचे। तो यहां पर जो बाकी के 2 मेंबर है वो डी वाले पॉइंट से पास हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं RHS वाले सेक्शन का इक्विलिब्रियम लूं और उस इक्विलिब्रियम में डी पॉइंट के अबाउट जितने भी मोमेंट्स हैं, जितने भी एम जेड एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट आ रहे हैं उन सबका अगर समेशन कर दूं तो मुझे पी ए बी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सेक्शन कट हुए उसमें से पी ए डी और पी ई डी तो डी से ही पास हो रहे हैं, और हमारा सिर्फ इकलौता एक अननोन पी ए बी ही होगा जिसका मोमेंट डी के अबाउट होगा, और एक 100 टन और 1 टन का मोमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पी ए बी को फाइंड आउट करने के लिए मुझे किसके अबाउट मोमेंट लेना पड़ेगा? डी के अबाउट। ठीक है, तो ये मेथड ऑफ सेक्शन में हमें ये एनालाइज करना होता है कि हमारा अननोन को फाइंड आउट करने के लिए हम कैसा सेक्शन लें, और उस सेक्शन को कट करने के बाद में हम इस तरीके से मोमेंट लें कि हमारी इक्वेशन में सिर्फ अननोन ही बचे। तो यहाँ पर अगर मैं डी के अबाउट मोमेंट लूंगा तो सिर्फ हमारा एक ही अननोन बचेगा, पी ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है कि जॉइंट डी के अबाउट अगर हम मोमेंट लेंगे तो हमारा पी ए बी वाला मेंबर का फोर्स हमें मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द ट्रस शोन बिलो द फोर्स इन द मेंबर AC। AC मेंबर में फोर्स आपका क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो यहां पर अब हम मेथड ऑफ जॉइंट यूज करेंगे। मेथड ऑफ जॉइंट के लिए सबसे पहले हमें रिएक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, फिर हम बारी बारी से हर जॉइंट का इक्विलिब्रियम लेंगे तो हमें सभी मेंबर में फोर्सेस मिल जाएंगे। हमें अभी AC मेंबर में पूछा, तो हम क्या करेंगे, पहले हम रिएक्शंस निकालेंगे। रिएक्शंस निकाल करके हम A वाले जॉइंट का इक्विलिब्रियम लेंगे तो हमें AC मेंबर में फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर रिएक्शंस की बात करें तो A पर रिएक्शन है RAY REY। ठीक है, एक यहां पर होगा HAX, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक वर्टिकल, क्योंकि ये हिंज सपोर्ट है और ये आपका रोलर सपोर्ट है तो इसमें एक ही रिएक्शन होगी वर्टिकल डायरेक्शन में REY। ठीक है, अब इस पूरे ट्रस में अगर हम इस पूरे ट्रस में स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएं तो सबसे पहले समेशन ऑफ Fx 0, x डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेज हैं उनका समेशन 0 करें तो x डायरेक्शन में एक ही फोर्स है HAX प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो HAX इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट होगा
वाई डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेज है उन सबका समेशन 0, तो समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0। समेशन ऑफ एफ वाई में हमारे पास वाई डायरेक्शन में आर ए वाई है, आर ई वाई है, 10 किलो न्यूटन है, और आपका एक आ रहा है 5 किलो न्यूटन का डाउनवर्ड। एल्जेब्रिक सम करेंगे तो सेम साइड वालों का हमने प्लस में लेंगे, तो उससे जो अपोजिट साइड जो है डायरेक्शन में जो लग रहे हैं उनको हमें माइनस लेना होगा। आर ए वाई प्लस आर ई वाई माइनस का 10 टन माइनस का 5 टन इज इक्वल टू 0। आर ए वाई प्लस आर ई वाई इज इक्वल टू 15 टन। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अभी हमारे पास 2 अननोन है, तो एक इक्वेशन और रिक्वायरमेंट है, तो एक इक्वेशन हमें मिलेगी जो हमारी एक कंडीशन और बची हुई है, वो है हमारी समेशन ऑफ mz0। किसके अबाउट हम लेंगे, हम किसी भी पॉइंट के अबाउट ले सकते हैं, लेकिन हम इस तरीके से समेशन ऑफ mz0 लगाते हैं कि हमारा एक ही अननोन बचे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम ई के अबाउट लेंगे या फिर ए के अबाउट, ताकि हमारी एक रिएक्शन एलिमिनेट हो जाए उस इक्वेशन में। तो हम ई के अबाउट ले रहे हैं क्योंकि हमें एसी मेंबर में फोर्स निकालना है। तो एसी मेंबर में फोर्स निकालने के लिए मुझे ए वाले पॉइंट पर जितनी भी रिएक्शंस थी वो पता होनी चाहिए। तो समेशन ऑफ mz इक्वल टू 0 अबाउट ई पॉइंट। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, एक मोमेंट आएगा आर ए वाई इंटू दी 8 सेंटीमीटर। ये सब जगह 60 डिग्री एंगल है, तो ये यहाँ पर मिड में इसका आएगा, तो ये आपका 2 सेंटीमीटर है, और इसका भी यहाँ पर अगर आप देखोगे परपेंडिकुलर, तो ये 2 सेंटीमीटर। तो आर ए वाई इंटू 8 सेंटीमीटर, 10 इंटू 4 प्लस 2 8 सेंटीमीटर 4 प्लस 2 6 सेंटीमीटर सॉरी, और 5 इंटू 2 सेंटीमीटर। तो 10 टन और 5 टन का तो मोमेंट सेम डायरेक्शन में, और जो आर ए वाई का मोमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम इस तरीके से लिखेंगे आर ए वाई इंटू 8 सेंटीमीटर माइनस का 10 इंटू 6 सेंटीमीटर माइनस का 5 इंटू 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे, आर ए वाई इज इक्वल टू 60 प्लस 10 70 डिवाइडेड बाई 8। यह आएगा आपका 8.75। अगर इसको हम देखें 70 बाई 8 8.75 टन। ये हमें आर ए वाली रिएक्शन मिल गई। अब हमें यहाँ पर पूछा गया है एसी मेंबर में फोर्स, तो इसके लिए हम इक्विलिब्रियम ले लेंगे ए जॉइंट का। जैसे एक ए जॉइंट का आप इक्विलिब्रियम लोगे, आपके 2 मेंबर यहाँ से कट होंगे, ए बी और ए सी। हमें चाहिए ए सी में फोर्स, इक्विलिब्रियम ऑफ ए जॉइंट। ए जॉइंट का इक्विलिब्रियम अगर हम लेंगे तो आपकी रिएक्शन प्लस में आ रही है हमारी, और हमने जो डायरेक्शन ली थी वो ली थी अपवर्ड, और प्लस में आ गई, तो इसका मतलब ये है कि जो रिएक्शन है आपकी जिस डायरेक्शन में हमने ली थी उसी में डेवलप हो रही है। तो ये तो है आपकी 8.75। यहाँ से एक मेंबर कट होगा पी ए सी, और एक होगा आपका पी ए बी, और इनके बीच में एंगल 60 डिग्री। ठीक है, 2 अननोन है, 2 कंडीशन हमारे पास अवेलेबल है। समेशन ऑफ एफ एक्स 0, एक्स डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेज है उनका समेशन 0। तो पी ए बी कॉस थीटा, ए बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्लस पी ए सी इज इक्वल टू, तो पी ए सी आपका डिपेंडेंट है पी ए बी कॉस थीटा पर माइनस में। ठीक है, पी ए बी। अब हम क्या करेंगे, एक और इक्वेशन हमारे पास अवेलेबल है, वाई डायरेक्शन में समेशन ऑफ ऑल फोर्सेज 0, और वाई डायरेक्शन में सभी फोर्सेज का समेशन अगर हम 0 करेंगे तो उसमें हमारे पास 2 चीजें आएंगी, एक तो आएगा 8.75, एक आएगा पी ए बी का वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, इस एंगल की अगर हम बात करें तो ये हमारा 30 डिग्री।
तो समेशन ऑफ एफ वाई जीरो, वाई डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेज उन सबका समेशन जीरो, वो क्या होगा पी ए बी कॉस 30 डिग्री प्लस 8.75 इज इक्वल टू 0, पी ए बी इज इक्वल टू माइनस का 8.75 डिवाइडेड बाई कोस 30, ठीक है, 8.75 डिवाइडेड बाई कोस माइनस का 10.1036 टन। माइनस आने का मतलब ये है कि हमने इनिशियल में सभी में टेंशन लिया है, और माइनस आने का मतलब ये है कि इसमें कंप्रेशन जनरेट हो रही है, तो ये आपकी कंप्रेशन, ठीक है। अब PAC और PAB का रिलेशन हमें पता है, तो PAC इज इक्वल टू माइनस का PAB कोस 60 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिख दोगे माइनस का 10.10336 इंटू कॉस 60 डिग्री। यहाँ पर थीटा 60 डिग्री इसलिए लेंगे हम क्योंकि हमने एक्स डायरेक्शन में लिया, और इसका जब आप ए बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लोगे तो वहाँ पर ये वाला थीटा आपका यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो थीटा है वो आपका 60 डिग्री है। माइनस का माइनस, तो एक तो इसके साथ माइनस था और एक आपका यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस मिला करके आपका क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिखेंगे इसको, माइनस और ये माइनस में वैल्यू, ठीक है, क्योंकि PAB ही आपका माइनस में आया और माइनस इस इक्वेशन में भी था आपका एक माइनस का PAB कोस 60 डिग्री, तो ये दोनों माइनस माइनस प्लस, तो 10.1036 इंटू कोस 60 डिग्री PAC आ रहा आपका प्लस का 5.0518 टन। इसका मतलब क्या जनरेट हो रहा है, टेंशन। इसका मतलब टेंशन जनरेट हो रही है इसमें। तो अब हम ऑप्शन चेक करेंगे, तो जो जो कंप्रेसिव वाले हैं वो तो हमारे कैंसिल आउट, ठीक है। 8.75 वैल्यू हमारी आ नहीं रही है। 8.75 को जब हम √3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 5.501, तो ये ऑप्शन आपका 5.051 और वो भी कैसा, टेंशन, तो ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। हमारे पास वैल्यू आई थी, सिंप्लीफाई फॉर्म में हमने निकाला है, तो पहली बात तो टेंशन आ रही है, तो टेंशन जितने भी कंप्रेशन वाले ऑप्शन है वो आपके इनकरेक्ट है, और 8.75 वैल्यू नहीं आ रही, तो डायरेक्टली जो आपकी 8.75 डिवाइडेड बाई √3 सही होनी चाहिए। फिर हमने उसको सिंप्लीफाई किया तो वो 5.051 टन के इक्वल आई, और किस में, टेंशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अनयील्डिंग सपोर्ट द स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन फॉर पार्ट BC ऑफ द बीम शोन इन। BC पार्ट के लिए स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन कौन सी होगी इसमें से, तो अगर हम स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन लिखें BC पार्ट के लिए तो MBC होगी हमारे पास MBC बार, या इसको हम फिक्स्ड एंड मोमेंट बोलेंगे, 2EI2 अपॉन L2 N2। जब B के लिए ही हम बात करेंगे MBC, तो B वाला जो थीटा है वो तो होगा 2θB प्लस θC, ठीक है। अगर MCB बोलते तो 2θC प्लस θB होता, और अगर हमसे MBA बोलते तो 2θB प्लस θA होता हमारे पास। तो अब यहाँ पर अगर हम चेक करें तो जो A वाला ऑप्शन है MFBC फिक्स्ड मोमेंट 2EI2 अपॉन L2 2θB प्लस θC, तो ये आपका करेक्ट है, ठीक है। जिस जॉइंट पर हम बात कर रहे हैं उस जॉइंट के लिए थीटा की वैल्यू आपकी 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गिवन फिगर शोज ए पोर्टल फ्रेम विद लोड्स, द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर दिस फ्रेम विल बी। इस गिवन फ्रेम के लिए हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बताना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम इन जॉइंट्स पे बात करें तो ये आपके हिंज है, इसका मतलब यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट आपका 0 होना चाहिए। इस जगह पर ये आपके रिजिड जॉइंट है, यहाँ पर आपका बेंडिंग मोमेंट की कुछ वैल्यू होगी, यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट 0 नहीं होगा। और
अगर यूडीएल है तो यूडीएल की वजह से आपका बेंडिंग मोमेंट कैसा होगा, पैराबोलिक। ठीक है, अब अगर हम इसके ऑप्शंस को एनालाइज करें तो जो आपका सी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि जो एंड से वहां पर आपका बेंडिंग मोमेंट 0 होना चाहिए, यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की कुछ वैल्यू आ रही है। ठीक है, इसमें आप देखोगे तो ये इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर क्या होना चाहिए था, पैराबोलिक। इस वाले में अगर आप देखोगे तो सिर्फ ओनली पैराबोलिक नहीं आएगा, और ये जो आपका जॉइंट है यहां पर जो आपका बेंडिंग मोमेंट है उसके, ये रिजिड जॉइंट है, लेकिन यहां पर आपकी जो बेंडिंग मोमेंट की इक्विलिब्रियम है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। तो इस जॉइंट से इधर की तरफ जो बेंडिंग मोमेंट है और इधर की तरफ जो बेंडिंग मोमेंट है इनका समेशन 0 होना चाहिए। इस तरीके से बेंडिंग मोमेंट आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो अगर आप इसमें देखोगे तो यहां पर क्या हो रहा है कि इस पॉइंट पे तो बेंडिंग मोमेंट 0 हो रहा है और यहाँ पे कुछ बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, सेम यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट 0 हो रहा है, यहाँ पर भी कुछ बेंडिंग मोमेंट आ रहा, तो जो उस जॉइंट पर जो इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई होना था वो नहीं हो पा रहा। तो इस ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो ये बेंडिंग मोमेंट है, इधर भी ये सेम मैग्नीट्यूड है, ये बेंडिंग मोमेंट और ये भी आपका सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है, और जो दोनों एंड से वहां पर भी आपका बेंडिंग मोमेंट 0 है और बीच में आपका कैसा है, पैराबोलिक। तो डी ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट है। ठीक है, एनालाइज करके आपको निकालना होगा। अगर आपको बेंडिंग मोमेंट के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड एन अप्रोक्सीमेट क्विक सॉल्यूशन पॉसिबल फॉर फ्रेम सब्जेक्टेड टू ट्रांसफर लोड। ठीक है, इन गिवन मेथड्स में से किस मेथड से हमें अप्रोक्सीमेट तरीके से क्विक सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो जो अप्रोक्सीमेट मेथड होते हैं हमारे, वो हम यूज़ करते हैं जब हमारा जो बिल्डिंग फ्रेम है जिसको आपको एनालाइज करना है उसकी काफ़ी सारे मेंबर्स है या उसकी काफ़ी सारी स्टोरीज है। तो जब आप उसको नॉर्मल मेथड से एनालाइज करोगे तो आपका बहुत लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो उस केस में हम यूज़ करते हैं कैंटिलीवर पोर्टल मेथड, और एक मेथड और होता है यहाँ पर फैक्टर मेथड। ये है आपके अप्रोक्सीमेट मेथड ऑफ एनालिसिस, अप्रोक्सीमेट मेथड्स ऑफ एनालिसिस है पोर्टल मेथड, कैंटिलीवर मेथड एंड फैक्टर मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर दी स्टैटिक and kinematic indeterminacies, static and kinematic indeterminacies respectively for two-story one bay frame having fixed support at base। अब कई बार क्या होता है, बिना डायग्राम दिया आपका इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 2 स्टोरी एंड 1 बे है। ठीक है, तो पहले हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो जैसे ये अगर आपका मैंने फ्रेम बनाया पोर्टल फ्रेम, तो इसको हम बोलेंगे सिंगल बे सिंगल स्टोरी, सिंगल बे सिंगल स्टोरी। ठीक है, अब अगर मैं इसमें एक यहां पर लाइन ऐड कर दूं तो ये अब हो जाएगा आपका सिंगल बे डबल स्टोरी, और एक मैं यहां पर इस तरीके से और ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा डबल बे डबल स्टोरी, डबल बे डबल स्टोरी। ठीक है, तो अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर आपका कॉलम बढ़ता है तो बे बढ़ते हैं, और अगर आपके बीम बढ़ेंगे तो आपकी स्टोरी बढ़ेगी। अब यहां पर हम देखें, आपसे क्या पूछा है, 2 स्टोरी और 1 बे। स्टोरी तो 2 है लेकिन बे कितना है, 1। तो आपका किस तरीके का होगा, सिंगल बे तो हमारा ये होता है और स्टोरी हमारी ऐसे इंक्रीज होती है। तो इसके लिए हमें डीएस और डीके फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ds इज इक्वल टू DSE प्लस DSI, DSE इज इक्वल टू RE माइनस 3 एंड DSI इज इक्वल टू 3C माइनस समेशन ऑफ m माइनस 1। ठीक है, रिएक्शंस अगर देखी जाए तो रिएक्शंस यहाँ पर दोनों सपोर्ट फिक्स्ड है, तो 3 रिएक्शन यहाँ पर, 3 रिएक्शन यहाँ पर, तो 3 + 3, तो RE तो हमारी 6। ठीक है, तो DSE क्या होगा, 6 - 3 3। DSI अगर देखें तो DSI में C होता है आपका क्लोज्ड लूप, लूप यहां पर प्रेजेंट है, यहां से स्टार्ट होकर अगर हम इस पर ही आ जाएं
तो आपके पास 1 लूप है, लेकिन कोई भी इंटरनल रिलीज नहीं है, कहीं भी बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स और एक्सियल थ्रस्ट का रिलीज नहीं है। ठीक है, तो जो DSI होगी वो आपकी होगी 3 × 1 0। तो जो टोटल DS है वो आएगी 3 + 3 6। तो DS की वैल्यू तो 6 आई। ठीक है, DK हमें निकालना है। DK होता है 3J - RE प्लस समेशन ऑफ M - 1 माइनस का M। कोई रिलीज नहीं है तो ये तो आपका 0। नंबर ऑफ जॉइंट काउंट करने, नंबर ऑफ रिएक्शंस काउंट करनी और नंबर ऑफ मेंबर्स काउंट करने। नंबर ऑफ जॉइंट होंगे आपके 1 2 3 4 5 6। J = 6। रिएक्शन हम काउंट कर चुके हैं 6। और नंबर ऑफ मेंबर्स अगर देखें जाए तो 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ मेंबर्स ऑल्सो 6। ठीक है, अभी हम इसको मेंबर विदाउट मेंबर्स का एक्सेल, जो M वाली जो कंडीशन आती है ये तब आती है जब आप मेंबर आपके एक्सेली रिजिड हो। तो अभी हम बिना मेंबर को एक्सेली रिजिड करके निकालेंगे। अगर आंसर मैच नहीं होगा तो फिर हम मेंबर्स को एक्सेली रिजिड वाली कंडीशन से इसमें फिर DK फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अभी हम M को भी 0 ले रहे हैं क्योंकि हमारा वहां पर कुछ लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, तो DK = 3 × 6 - 6। 18 - 6 = 12। तो DS तो 6 है और DK आपकी 12 है। अगर हम ऑप्शंस देखें तो आपसे पूछा है DS और DK, तो DS तो हमारी आ रही थी 6 और DK आ रही है हमारी 12। तो जो आपका D ऑप्शन है वो करेक्ट है, 6 और 12। अगर DK की वैल्यू आपकी मेंबर्स और एक्सेली रिजिड से मैच हो रही होती तो वो ऑप्शन फिर यहाँ पर प्रेजेंट होता, लेकिन यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ भी नहीं है और आपसे ये निकलवाया भी नहीं है। कई बार ऐसा होगा कि आपके ऑप्शन ही उसी से मैच होंगे जब आप मेंबर्स को एक्सेली रिजिड मानोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सपोर्ट इज सेड टू बी नॉन यील्डिंग। किसी सपोर्ट को हम नॉन यील्डिंग अगर बोलें, यील्ड का मतलब सेटलमेंट, तो अगर हम किसी सपोर्ट को नॉन यील्डिंग मतलब सेटलमेंट नहीं हो रहा है तो इट कैन टेक एनी अमाउंट ऑफ रिएक्शंस। नो, सेटलमेंट नहीं होने का मतलब ये है कि वो पॉइंट अपनी जगह से कहीं जा ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इट इज फ्रिक्शनलेस, ऐसा भी नहीं होगा। इट होल्ड्स द बीम फर्मली, उस पॉइंट पर बीम ने होल्ड कर रखा फर्मली, ताकि जो यील्डिंग है, यील्डिंग का मतलब सेटलमेंट, जो सेटलमेंट है वो आपका क्या हो, 0, इसलिए उसको बोलेंगे नॉन यील्डिंग। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। कंसीडर द फॉलोइंग अजम्पशंस इन द एनालिसिस ऑफ प्लेन ट्रस। प्लेन ट्रस के एनालिसिस में जो आपके अजम्पशंस है उनसे रिलेटेड है। तो फर्स्ट वन इज द इंडिविजुअल मेंबर्स आर स्ट्रेट। ये सही होगा, इंडिविजुअल मेंबर स्ट्रेट होंगे तो उसमें कोई स्ट्रेसेस पहले से इंड्यूस नहीं होगी। द इंडिविजुअल मेंबर्स आर कनेक्टेड बाय फ्रिक्शन लेंथ हिंजेस। पिन जॉइंटेड हम बोलते ही हैं, पिन जॉइंटेड फ्रेम उनको हम ट्रस बोलते हैं। तो जो मेंबर्स है वो फ्रिक्शनलेस हिंजेस से कनेक्टेड है, ताकि जहां पर उनका कनेक्शन है वहां पर हम रोटेशन हमारा इजीली अवेलेबल हो। और थर्ड वाला है द लोड्स एंड रिएक्शंस एक्ट ओनली एट द जॉइंट। तो ये भी आपका करेक्ट है, जो आपके लोड होंगे और जो रिएक्शन है वो ओनली जॉइंट पर लगेगी, मेंबर पे कोई फोर्स नहीं लगता है ट्रस के एनालिसिस में। और थर्ड वाला अजम्पशन ये है कि जो सेल्फ वेट हो, जो फोर्थ वाला हमारा अजम्पशन है वो ये है कि सेल्फ वेट ऑफ मेंबर्स आर नेग्लेक्टेड। ठीक है, तो यहां पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये तीनों सही है और एक फोर्थ अजम्पशन हमारा होता है कि सेल्फ वेट ऑफ मेंबर्स आर नेग्लेक्टेड। जो मेंबर्स हैं उनके सेल्फ वेट को भी हम इसमें नेग्लेक्ट कर देते हैं। द कैरी ओवर फैक्टर इन ए प्रिज्मेटिक बीम हुज फार एंड इज फिक्स्ड। प्रिज्मेटिक बीम जिसका फार एंड फिक्स्ड है तो उसके लिए कैरी ओवर फैक्टर हमारा क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो पहले हम देखते हैं कैरी ओवर फैक्टर क्या होता है। तो अगर इस तरफ किसी एक जॉइंट पर कोई हमारा तरीके का जॉइंट है और उसका फार एंड फिक्स्ड है, अगर मैं यहाँ पर ये ए पॉइंट है मोमेंट लगाता हूँ तो इस जगह कोई मोमेंट आपका कैरी ओवर होगा और वो होता है यहाँ पर m/2 से। तो ये तो आपका इंड्यूस्ड मोमेंट है
और ये आपका कैरी ओवर, ठीक है, और ये आपकी लेंथ L। तो जो आपने इधर इंड्यूस किया उधर कैरी ओवर आपका m/2 हुआ, और जो रेशियो होगा इनका, जो आपका कैरी ओवर फैक्टर होगा, कैरी ओवर फैक्टर वो होगा इंड्यूस्ड मोमेंट डिवाइडेड बाय अप्लाइड मोमेंट। इंड्यूस को हम कैरी ओवर मोमेंट भी बोलते हैं। इसको हम कैरी ओवर भी बोलेंगे। तो इंड्यूस्ड हो रहा है हमारा m/2 और यह है m, तो यहाँ पर कैरी ओवर फैक्टर है 1/2, ठीक है। तो ये तो इस केस का तो हमसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा था, ठीक है। अब 3 हमारे पास और केसेस क्या क्या अवेलेबल हैं। कि फार एंड पर अगर हिंज है तो यहाँ अगर आप कोई मोमेंट इंड्यूस करोगे तो यहाँ पर आपका 0 इंड्यूस होगा। इधर कोई आपने m अप्लाइड किया तो यहाँ पर 0 इंड्यूस होगा, क्योंकि वो आपका हिंज सपोर्ट है, वो मोमेंट को रेजिस्ट कर ही नहीं रहा है। तो फार एंड इज हिंज्ड, तो कैरी ओवर फैक्टर 0, ठीक है। क्यों? क्योंकि कैरी ओवर मोमेंट ही वो भी क्या 0। एक केस और होगा, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। यहां पर हमने m इंड्यूस किया तो इस तरफ आपका m ही इंड्यूस होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। और ये केस क्या है? इफ फार एंड इज गाइडेड रोलर या फिर स्लाइडर। तो इस केस में जब आप कैरी ओवर फैक्टर देखोगे तो इंड्यूस्ड मोमेंट या कैरी ओवर मोमेंट डिवाइडेड बाय अप्लाइड मोमेंट, और इनका रेशियो आएगा 1, लेकिन कैसा? माइनस में, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है। तो इस केस में जो आपका कैरी ओवर फैक्टर है आएगा आपका -1। ये आपका इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन था वो फर्स्ट वाले केस से रिलेटेड था कि फार एंड आपका फिक्स्ड है, तो उस केस में कैरी ओवर फैक्टर होगा आपका 1/2, ठीक है। In the beam shown in figure, if the displacement at C due to load W at B is 5 mm, B वाले पॉइंट पर लोड W लगाया तो C पर जो डिफ्लेक्शन हुआ वो हुआ हमारा 5 mm. Then the displacement at B due to 0.2 W load at C will be, ठीक है। सेकंड केस क्या हुआ कि अब क्या कर दिया, C पर अब लगा दिया 0.2 W, और आपसे पूछा है कि अब डेल्टा B क्या होगा, ठीक है। तो ये हमें सोल्व करना है बेटीज थ्योरम से। मैं प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट होगा। बेटीज थ्योरम ये बोलती है कि वर्चुअल वर्क डन बाय, अगर हम यहाँ पर इसको मैं B4 सिस्टम बोल रहा हूँ, इसको मैं C4 सिस्टम बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट है बेटीज थ्योरम का कि वर्चुअल वर्क डन बाय C4 सिस्टम ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट कॉज्ड बाय B4 सिस्टम। C4 सिस्टम ने जितना वर्चुअल वर्क डन किया B4 सिस्टम के लोड की वजह से, उतना ही वर्चुअल वर्क डन B4 सिस्टम करेगा जब डिस्प्लेसमेंट किसकी वजह से होगा? C की वजह से, ठीक है। फिर से हम स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं कि C वाले फोर्स सिस्टम ने जितना वर्चुअल वर्क डन किया किसकी वजह से? जब B वाले फोर्स की वजह से C की डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हुआ था। जब B पर फोर्स लग रहा है W, उसकी वजह से C की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ किसकी डायरेक्शन में? C की डायरेक्शन में। लेकिन रिस्पॉन्सिबल कौन है? B।
लेकिन काउंट किस में होगा, काउंट होगा ये सी वाले डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन में। तो ये जो लोड लग रहा है सी पर, इसने वर्चुअल वर्क डन किया तो उसके लिए कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, वर्चुअल 5 mm। अब क्या होगा कि जब सी लगेगा, सी का जब 0.2 W लग रहा है तो उसकी वजह से बी की डायरेक्शन में कुछ डेल्टा बी हो रहा होगा, और वो काउंट किस में होगा, बी के वर्क डन में। और जो बी पर आपका फोर्स लग रहा है वो लग रहा है W। तो जब ये W इस डेल्टा बी की वजह से जो वर्चुअल वर्क करेगा, कब, जब सी पर फोर्स लग रहा है और उसने डिस्प्लेसमेंट दिया, वही वर्चुअल वर्क सी जब करेगा जब बी ने डिफ्लेक्शन दिया और सी फोर्स लग रहा है, तो वो दोनों वर्चुअल वर्क आपके सेम होंगे। ठीक है, तो जैसे सी तो लग रहा है 0.2 W, लेकिन जो 5 mm हो रहा है वो बी की वजह से हो रहा है, तो जो सी का जो वर्चुअल वर्क होगा, तो वर्चुअल वर्क ऑफ सी वो क्या हो रहा है, 0.2 W इंटू 5 mm। इसी तरीके से वर्चुअल वर्क ऑफ बी, ये कितना होगा, W लग रहा था, डेल्टा बी हो रहा, लेकिन ये किसकी वजह से हो रहा है, सी की वजह से, तो W इंटू डेल्टा बी। और आपसे पूछा यही है, आपसे पूछा क्या है, आपसे ये पूछा है कि देन द डिस्प्लेसमेंट एट बी ड्यू टू लोड 0.2 W एट सी। ठीक है, तो बेटीज थ्योरम में का मतलब ये होगा, बेटीज थ्योरम से ये दोनों चीजें आपकी क्या होगी, इक्वल। तो बाय बेटीज थ्योरम 0.2 W इंटू 5 इज इक्वल टू W इंटू डेल्टा बी। W से W कैंसिल आउट, तो डेल्टा बी आ रहा है हमारा 1 mm। ठीक है, क्लियर है कि जब आपका C ने वर्चुअल वर्क डन किया ड्यू टू दी डिस्प्लेसमेंट कॉस्ड बाय बी फोर्स सिस्टम, बी पे जो फोर्स लग रहा था उसकी वजह से जो सी की डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आया, तो जो सी पर, जो सी पॉइंट पर जो लोड लग रहा होगा वो उस वो डिफ्लेक्शन है, तो सी वाले पॉइंट पर जो लोड लग रहा है उसी की डायरेक्शन में, लेकिन उसके लिए सी पर जो लोड लग रहा है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो जो वर्चुअल वर्क होगा उस डिफ्लेक्शन के लिए जो सी पर लोड लग रहा है वो होगा आपका वर्चुअल वर्क, किसका, सी का, किसकी वजह से, बी की वजह से। अब ये सिचुएशन उल्टी हो गई कि बी पर लोड लग गया 0.2 W और उसने सी पर लोड लग गया 0.2 W और उसने बी की डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दे दिया। तो जो बी पर W लोड लग रहा था स्टार्टिंग में, ये जो बी पर W लोड लग रहा था, उसने जब सी पर लोड लगा तो उसकी वजह से जो बी इस W की डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हुआ, तो जो इस W ने इसलिए जो आपका वर्चुअल वर्क किया, वो वर्चुअल वर्क सेम सिचुएशन जब सी के साथ हो रही थी तो उस वर्चुअल वर्क के क्या है, इक्वल। ठीक है, इसीलिए हमने यहां पर क्या लिखा है 0.2, ये तो सी पर जो लोड लग रहा है 5 mm, ये डिफ्लेक्शन सी की वजह से नहीं है, ये डिफ्लेक्शन बी पे जो लोड लग रहा था उसकी वजह से। सेम इसी तरीके से बी पे जो लोड लग रहा है, अब जो डेल्टा बी हमसे पूछा, ये बी पे जो डिफ्लेक्शन आएगा सी पे जो लोड लगेगा उसकी वजह से। तो ये दोनों वर्चुअल वर्क हमारे सेम होते हैं बेटीज थ्योरम से, तो इससे हमारा डेल्टा बी आया 1 mm। तो आपका ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। Next question is, if one end of a prismatic beam AB with fixed ends, आपका prismatic beam है AB, उसके एंड कैसे फिक्स्ड, is given है, और उसका भी कौन सा, एक एंड, is given है ट्रांसफर डिफ्लेक्शन डेल्टा विदाउट एनी रोटेशन। एक फिक्स्ड बीम है आपका जिसके दोनों एंड फिक्स्ड है, उस पर क्या किया आपने, एक एंड पर क्या दे दिया, ट्रांसफर डिफ्लेक्शन दिया डेल्टा, लेकिन कैसे दिया कि कोई भी रोटेशन ना हो, किसी भी जॉइंट का रोटेशन ना हो। देन द ट्रांसफर रिएक्शंस एट ए एंड बी ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट इज, तो आपके ए और बी पर ट्रांसफर्स रिएक्शन क्या डेवलप होगी, उस डिस्प्लेसमेंट की वजह से। ठीक है, तो पहले हम सिचुएशन देखते हैं, क्या सिचुएशन गिवन है। ये आपका फिक्स्ड बीम है ए बी, इसके किसी एक सपोर्ट को डेल्टा से डिफ्लेक्शन दे दिया। ठीक है, किस सपोर्ट को दिया है, वन ऑफ द सपोर्ट, किसी भी एक सपोर्ट को डेल्टा से इस तरीके से डिफॉर्म किया कि कोई भी रोटेशन ना हो। तो रोटेशन नहीं होने के लिए ये वाला पॉइंट यहाँ ऐसे रहेगा, इस तरीके से ये वाला डिफॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो एस वाले शेप में डिफॉर्म हो रहा है, तो आपसे पूछा है कि ए और बी पर रिएक्शंस कितनी डेवलप होंगी। ठीक है,
तो पहले हम निकालेंगे मोमेंट्स कितना होगा। मोमेंट डेवलपमेंट के लिए हम देखेंगे तो ये इनिशियल कंडीशन थी, उससे इस डायरेक्शन में आपका रोटेशन होने वाला था जिसको रोका है सपोर्ट पर, तो यहाँ कुछ मोमेंट डेवलप होगा, तो वो होता है आपका 6 डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर। सेम इनिशियल कंडीशन ये थी, इससे अपोजिट डायरेक्शन में इधर की तरफ आपका थीटा डेवलप हुआ, तो उसको रेजिस्ट करने के लिए मोमेंट डेवलप होगा 6 डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर। दोनों मोमेंट की डायरेक्शन सेम है। अब आपको निकालनी है रिएक्शंस। रिएक्शन अगर हम देखें तो सिंपल एनालाइज करके आप देखोगे तो ये दोनों मिलके इस तरफ घुमा रहे हैं, तो रिएक्शन जो डेवलप होगी वो इस रोटेशन के अपोजिट डेवलप होगी, ठीक है। या फिर अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो हम क्या करते हैं कि माना हमारी रिएक्शन यहाँ पर डेवलप हो रही है आर बी इस तरफ और यहाँ पर डेवलप हो रही है आर ए इस तरफ। हमें डायरेक्शन पता नहीं थी, हमने स्टार्टिंग में कोई भी डायरेक्शन ले ली, अपने आप वो जो मैथमेटिकली साइन आपका एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। अब हमें रिएक्शन एट आर ए और आर बी निकालना है, तो हमें इसके लिए हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशंस अवेलेबल है। तो समेशन ऑफ एफ वाई हम जीरो कर रहे हैं, वाई डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेज हैं उन सबका समेशन जीरो। तो आर ए और आर बी दो रिएक्शंस हैं, उसके अलावा और कोई भी फोर्स नहीं है, तो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू जीरो। तो आर ए इक्वल टू आर बी है और माइनस, मतलब आर ए आर बी इक्वल है एंड कैसे अपोजिट, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर मैग्नीट्यूड पूछा, तो हम एक किसी भी एक रिएक्शन को निकाल लेते हैं, दोनों हैं तो इक्वल लेकिन कैसी अपोजिट, तो जो एक आपके पास आएगा उससे जस्ट अपोजिट साइन की आपकी कौन सी होगी, दूसरी वाली रिएक्शन, ठीक है। अब मुझे रिएक्शन एट ए चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, अब हमारे पास जो कंडीशन अवेलेबल है वो है समेशन ऑफ एम जेड जीरो। हम किसी भी पॉइंट के अबाउट जो किसी भी इस बी में किसी भी पॉइंट के अबाउट समेशन ऑफ एम जेड जीरो करेंगे, जेड एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट है उसको जीरो करेंगे। तो हम स्टार्टिंग से क्या करते आ रहे हैं कि हम ऐसा पॉइंट चूज करते हैं कि हमारे अननोन एलिमिनेट हो जाए, तो या तो मैं ए के अबाउट करूंगा या बी के अबाउट। बी के अबाउट या ए के अबाउट करने से हमें क्या फायदा कि एक रिएक्शन आपकी एलिमिनेट हो जाएगी, तो हम बी के अबाउट समेशन ऑफ एम जेड इक्वल टू जीरो करेंगे। समेशन ऑफ एम जेड जीरो अबाउट बी, बी वाले पॉइंट के अबाउट मैं अगर समेशन ऑफ एम जेड जीरो करता हूं तो उसमें किस किस का मोमेंट आएगा, आर ए का, इस वाले मोमेंट का और इस वाले मोमेंट का, ठीक है। तो आर ए का जो मोमेंट है वो इस डायरेक्शन में है, लेंथ इसकी जो स्पैन है वो आपका एल है, तो आर ए इंटू एल ये तो आपका आ रहा है क्लॉकवाइज, बाकी इन दोनों का है एंटी क्लॉकवाइज। तो आर ए वाला हम प्लस ले लेंगे तो इनका हम लेंगे माइनस। तो आर ए इंटू एल माइनस का 6 डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर माइनस का 6 डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो ये माइनस वाले उधर जाकर के प्लस, तो आर ए इंटू एल ये हो जाएंगे ऐड होकर के 12 डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर, ये एल इधर डिवाइड होगा 12 डेल्टा अपॉन एल क्यूब, ये आपका आंसर। अब यहाँ पर अगर हम ऑप्शन में चेक करें तो जो आपका डी ऑप्शन है 12 डेल्टा अपॉन एल क्यूब ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द स्ट्रक्चर एज शोन इन फिगर द रेशियो ऑफ रिलेटिव स्टीफनेस फॉर ए बी एंड ए सी इज, ठीक है। यहाँ पर आपको एक फ्रेम्ड स्ट्रक्चर गिवन है जिसके 3 सपोर्ट तो आपके फिक्स्ड हैं और एक आपका हिंज है। आपसे पूछा है कि ए बी मेंबर और ए सी मेंबर के लिए रिलेटिव स्टीफनेस क्या होगी, ठीक है। तो इसको हम निकालेंगे कि जब कोई भी किसी भी जॉइंट के फार एंड पर फिक्स्ड होता है तो उसके लिए जो स्टीफनेस की वैल्यू होती है वो स्टीफनेस जो आपकी रोटेशन वाली स्टीफनेस होगी के थीटा हम बोलेंगे। किसी भी जॉइंट को यूनिट रोटेशन से रोटेट करने के लिए जितने मोमेंट की रिक्वायरमेंट है वो उसकी रोटेशनल स्टीफनेस है। तो किसी जॉइंट के फार एंड पर अगर फिक्स्ड है और उसको आपको रोटेट करना है यूनिट थीटा से, तो जो मोमेंट होगा उसको हम रोटेशनल स्टीफनेस बोलेंगे, वो होती है 4EI/L। अगर फार एंड पर हिंज है तो जो आपकी रोटेशनल स्टीफनेस होती है वो होती है 3EI/L। आपसे पूछा है रिलेटिव स्टीफनेस, रिलेटिव का मतलब इनका रेशियो पूछा है और किस किस में, ए बी और ए सी। तो ए बी की तो है आपकी 4EI/L और ए सी के लिए है 3EI/L, ठीक है।
अगर इनको हम यहाँ पर ये कैंसिल आउट करें तो जो आपकी रिलेटिव स्टीफनेस आ रही है वो आ रही है 4/3। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। ए रिजिड कैंटिलीवर फ्रेम ABC इज फिक्स्ड एट सी, सी पर एक रिजिड कैंटिलीवर फ्रेम आपका फिक्स्ड है एज शोन इन फिगर में गिवन है। इट कैरीज ए पॉइंट लोड P एट ए वाले पॉइंट पर कंसंट्रेटेड लोड P लगा हुआ है। नेग्लेक्टिंग दी एक्सियल डिफॉर्मेशन, एक्सियल डिफॉर्मेशंस को हमें नेग्लेक्ट करना है। द हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन डेल्टा HA ऑफ द पॉइंट A विल बी, ए वाले पॉइंट का हमें इस कैंटिलीवर के लिए डिफ्लेक्शन निकालना जिसमें हमें एक्सियल फोर्स की वजह से जो डिफ्लेक्शन है उनको नेग्लेक्ट करना है, ठीक है। अब इसको एनालाइज करने के लिए सबसे पहले हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और फ्री बॉडी डायग्राम से हम देखेंगे कि ए वाले पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए हम BA और BC दोनों मेंबर को अलग अलग कर देंगे और उन पर जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस और इंटरनल रिएक्शन डेवलप हो रही है वो हम सब यहाँ पे निकालेंगे। और फ्री बॉडी डायग्राम की ये प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी पोर्शन को आप अगर कट करके निकालो तो कट करने के बाद उसमें जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेज और इंटरनल फोर्सेज डेवलप होंगे तो वो सब मिल करके उस पोर्शन को इक्विलिब्रियम में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाला जो आपका पॉइंट है ये C है, ये B है, ये B पॉइंट है और ये आपका A पॉइंट है, ठीक है। A वाले पॉइंट पर P लोड W लग रहा है और जो आपका लेंथ है वो यहाँ पर L है और यहाँ पर है आपकी H, ठीक है। हमें A वाले पॉइंट का हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन निकालना है। अब अगर मैं AB वाले पोर्शन की बात करूं और इसके इक्विलिब्रियम की बात करें हम तो समेशन ऑफ Fx, x डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेज हैं उनका समेशन 0 होना चाहिए, y डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेज हैं उन सबका समेशन 0 होना चाहिए और z डायरेक्शन के अबाउट जो मोमेंट होगा वो भी आपका किसी भी पॉइंट के अबाउट जो z एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट है वो भी आपका 0 होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें तो B वाले पॉइंट पर हम देखते हैं A वाले पॉइंट पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में P लग रहा है और इस पूरे बीम को मुझे इक्विलिब्रियम में करना है। तो B पर मुझे किस डायरेक्शन में P लगाना होगा, तो B पर हमें अपवर्ड डायरेक्शन में P लगाना होगा। X वाली डायरेक्शन में इस पूरे बीम में कोई फोर्स नहीं है तो हमें इक्विलिब्रियम में करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि कोई फोर्स है ही नहीं आगे से। अगर मैं मोमेंट की बात करूं तो B पर अगर हम मोमेंट लें तो P का B पर मोमेंट आ गया PL और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी क्लॉकवाइज और उसको इक्विलिब्रियम में करने के लिए जो B पर जो आपका डेवलप होगा मोमेंट वो होगा PL लेकिन कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब जॉइंट की भी ये प्रॉपर्टी होगी कि जॉइंट में भी जो फोर्स लगेंगे वो आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे। तो इस B पर जो ये P लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, इस B पर ये वाला P डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और ये जो मोमेंट है इसकी जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उसकी यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी PL, ठीक है। अब इस फ्री बॉडी डायग्राम में अगर हम देखें तो A वाले पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स कितने हैं वो अगर हम देखेंगे तो इस AB में कोई भी फोर्स ऐसा नहीं जिसकी वजह से A में हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन जनरेट हो जाए, ठीक है। लेकिन इसमें अगर आप देखोगे तो इस कैंटिलीवर में ये क्या हो गया, अब जब आपने कट किया तो किस तरह की सिचुएशन होगी, कैंटिलीवर B में उसके फार एंड पे क्या लग रहा है, PL, ठीक है, और एक लग रहा है एक्सियल फोर्स। एक्सियल फोर्स की वजह से जो डिफ्लेक्शन है वो हमें नेग्लेक्ट करना है, ठीक है। इस B में जो PL लग रहा है उस PL की वजह से B वाला पॉइंट आपका आगे की तरफ शिफ्ट होगा। कैसे भाई, ये कोई कैंटिलीवर बीम है और इसमें अगर आपने मोमेंट लगाया तो ये कुछ डिफ्लेक्शन यहाँ पर होगा और अगर आप m मोमेंट लगाते हो, लेंथ अगर आपकी L है तो डिफ्लेक्शन होता है mL²/2EI। तो B वाला पॉइंट जितना आगे की तरफ जाएगा उतना ही A वाला पॉइंट भी आगे की तरफ जाएगा क्योंकि मेंबर कैसे हैं, रिजिड, उनमें कोई एक्सियल डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ देखोगे तो B अगर हमारा किसी पॉइंट से आगे गया उतना ही हमारा A भी चला जाएगा और यही हमारे A का हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन है। तो ये जो डेल्टा BH है वो डिपेंड करेगा कि B पर कितना मोमेंट लग रहा है और वो कितना होता है mL²/2EI। m की वैल्यू यहाँ पर क्या है, PL। तो जो आपका डेल्टा AH होगा वही आपका डेल्टा BH होगा और वो कितना होगा, PL का मोमेंट है इंटू L, L की जगह यहाँ पर कितना है h²/2EI। तो PLH²/2EI हमारा करेक्ट आंसर होगा और यहाँ पर ये किस में है, ऑप्शन ए में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑर्डिनेट्स ऑफ इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर बेंडिंग मूवमेंट ऑलवेज हैव द डायमेंशन ऑफ। जो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम के लिए जो आपकी इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम है उसकी डायमेंशन क्या होगी, उससे ये पूछा है।
तो जो आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए जो आपकी ILD होती है वो होती है आपकी L माइनस एक्स, वो उसकी जो ऑर्डिनेट होता है आपका वो होता है AB/L। ठीक है, किस तरीके से होगा ये, जैसे यहाँ पर ये मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम है और मुझे किसी पर्टिकुलर C सेक्शन, ये A है और ये B है और यहाँ से डिस्टेंस A स्मॉल b, इस पर्टिकुलर C सेक्शन के लिए ILD की रिक्वायरमेंट है बेंडिंग मोमेंट के लिए, तो वो इस तरीके की बनेगी। C पर मुझे हिंज डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो ऑर्डिनेट होता है वो होता है मेरा AB/L, अगर ये लेंथ मेरी L है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो A आपका मीटर है, B भी मीटर है और ये आपका L लेंथ भी आपकी किस में, मीटर में। तो मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर आपका क्या होगा, मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑर्डिनेट आ रहा है आपका वो क्या आ रहा है, लेंथ में। तो जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा बी ऑप्शन, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट शेयर फोर्स डायग्राम फॉर द बीम शोन बिलो इज। इस गिवन बीम के लिए करेक्ट शेयर फोर्स डायग्राम आपका क्या होगा। तो ये यहाँ पर एक ब्रैकेट है 10 किलोन्यूटन इस तरीके से यहाँ पर लगा हुआ ब्रैकेट में, और हमें क्या देखना होगा, हमें देखना होगा कि इस 10 किलोन्यूटन का इस बीम पे क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम इस बीम को यहाँ पर ड्रॉ करें, A B किसी पॉइंट पर आपका 10 टन लगा हुआ है और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है आपकी 100 सेंटीमीटर और जो स्पैन है आपका वो है 10 मीटर। 100 सेंटीमीटर जो आपका है वो हमारा अल्टीमेटली 1 मीटर के इक्वल है। ठीक है, अब हम इस 10 टन का इफेक्ट देखेंगे। तो इस 10 टन का इफेक्ट यहाँ पर देखने के लिए हमने 10 टन को यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, अब इस पॉइंट पर कोई लोड लगा ही नहीं था, तो हम क्या करेंगे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक 10 टन लगा देंगे ताकि इस पॉइंट पर तो कोई लोड रही ही नहीं। ठीक है, अब ये वाला 10 टन इस तरफ है, वो वाला 10 टन उस तरफ है, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस मिलकर के एक कपल फॉर्म करते हैं। ठीक है, और उस कपल की वैल्यू क्या होगी कि उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है इनटू दी मैग्नीट्यूड। तो ये जो इसका आपका जो बीम बनेगा, जो ट्रांसफॉर्म बीम होगा आपका, इसमें एक एक्सियल थ्रस्ट लगेगा 10 टन का और एक हमारा मोमेंट होगा, उसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ 10 टन इंटू दी 1 मीटर, 10 टन मीटर, और ये जो स्पैन है वो आपका है 10 मीटर का। तो एक्सियल थ्रस्ट की वजह से तो कोई शेयर फोर्स आएगा नहीं, हमें शेयर फोर्स निकालना है तो हमें इसकी रिएक्शंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी, फिर हम शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे। तो ए बी आपकी रिएक्शंस होगी आर ए आर बी। ठीक है, समेशन ऑफ एफ वाई जीरो अगर हम करें, समेशन ऑफ एफ वाई जीरो अगर हम लें तो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 0, आर ए इक्वल टू माइनस का आर बी। कोई भी यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, तो यहाँ पर जो आपका इन दोनों में जो रिएक्शन डेवलप होगी वो इक्वल एंड अपोजिट होगी। अब एक और कंडीशन हम लगाएंगे, तो समेशन ऑफ एम जेड ज़ीरो अबाउट बी पॉइंट, किसी भी एक सपोर्ट के अबाउट अगर हम समेशन ऑफ एम जेड ज़ीरो लगाएंगे तो हमारी एक कंडीशन एलिमिनेट हो जाएगी। तो आर ए इंटू 10 प्लस 10 टन मीटर आपका डायरेक्टली मोमेंट है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो आर ए इंटू 10 प्लस 10 टन मीटर इज इक्वल टू 0, आर ए हो जाएगा आपका 1 टन। लेकिन कैसा आ रहा आर ए 1 टन माइनस में, इसका मतलब जो हमने आर ए की डायरेक्शन ली थी उससे अपोजिट डायरेक्शन में है, और आर ए आर बी इक्वल एंड अपोजिट है, तो आर ए की डायरेक्शन हम पलट के डाउनवर्ड कर देंगे तो आर बी आपका अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो जो बीम का जो एनालाइज्ड पोर्शन है
इसमें एक तो लग रहा 1 टन और एक अपवर्ड डायरेक्शन में 1 टन और एक आपका लग रहा है यहाँ पर 10 टन और एक हमारा जो मोमेंट है उसकी डायरेक्शन है 10 टन मीटर। ठीक है, इसके लिए हमें शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है। पूरे बीम में कहीं भी आपके कंसंट्रेटेड लोड नहीं है तो शेयर फोर्स आपका चेंज होगा ही नहीं, ना तो कोई कंसंट्रेटेड लोड है ना ही कोई यूडीएल है। तो शेयर फोर्स डायग्राम आपका कांस्टेंट बनेगा और अगर साइन हम देखें तो ये आपका पॉजिटिव शेयर फोर्स है। यहाँ आप देखोगे सेक्शन के इस तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सेक्शन के इस तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो जस्ट अपोजिट है। तो शेयर फोर्स डायग्राम आपका बनेगा रेक्टेंगुलर और इस तरीके से बनेगा 1 टन माइनस। अब अगर हम शेप देखें, यहाँ पर शेप पूछा है आपसे, तो जो आपका ए वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स या फिर स्ट्रक्चरल एनालिसिस के कुछ कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया, कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर सोल्व किया या और कुछ कॉन्सेप्ट्स को हमने यहाँ पर रिकॉल किया जिनसे बेसिस पर आपके क्वेश्चंस जनरली एग्जाम में आते रहते हैं। थैंक यू।